अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक इवेपोरेशन, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक विच वाज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि थी इवेपोरेशन। और सो फार हमने इवेपोरेशन में डिस्कस की है उसकी डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, फिर इवेपोरेशन को समझा कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, और ये भी देखा कि इवेपोरेशन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसकी भी एक एग्जाम्पल डिस्कस की। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट दीज फैक्टर्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स के नाम मेंशन करने होते हैं, देन यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ आप इतना बताएंगे एक लाइन में कि क्या ये इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या इफेक्ट नहीं करता। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आपने कहा है कि ये फैक्टर इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है तो कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो कैसे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। उसके बाद आपको इसे जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप हर फैक्टर की हेडिंग के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके बाद एक सब हेडिंग बना सकते हैं विद द नेम ऑफ एग्जाम्पल, जिसमें आप एक या फिर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जाम्पल। सो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे और चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है, और सरफेस का वर्ड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में भी। सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो कितने एरिए पे मुश्तमिल है। यानी कि अगर आप बात करें मेरे हाथ में पकड़े इस रिमोट की, तो ये सारी लेंथ विड्थ काउंट करके आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें अपनी बॉडी की, तो आपकी पूरी बॉडी, हैंड, फीट, हेड, टोज, सब मिला के पूरी जो स्किन है वो कवर कर रही है उसका सरफेस एरिया। अगर आप किसी टेबल की बात करें जो कि एक रेक्टेंगल शेप का टेबल है, तो उसका सरफेस एरिया उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप एक छोटी सी पिन की बात करें तो उसका सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होगा। सो सरफेस एरिया का इवेपोरेशन से लिंक इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन होती ही सरफेस पे है। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हर वक्त होती रहती है, और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी करके सरफेस तक आ जाते हैं वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। सो ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। यानी कि हमने यहाँ बता दिया है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, और अगर सरफेस एरिया किसी चीज़ का कम होगा तो उसकी इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। जब हम कहेंगे खाली इवेपोरेशन तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब आपने इस फैक्टर को अपनी लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल किया हुआ है। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। आप जब कपड़े सुखाने की बात करते हैं, सो आप कपड़ों को फैला के सुखाते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप कपड़ों को उसी तरह तोड़ मरोड़ के रख दें एक जगह, तो उनमें से पानी नहीं सूखेगा। द रीज़न इज़, अगर आप एक कपड़े को फैला के डालेंगे तो उसका ये मतलब है कि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। यानी कि लिक्विड ने या पानी ने जिस जगह से एटमॉस्फेयर में एंट्री करनी है, आपने वो पॉइंट्स उसको ज़्यादा प्रोवाइड कर दी है। यानी कि अब पानी के पास ज़्यादा एरिया है निकलने के लिए। सो इवेपोरेशन का रेट भी हो जाएगा फास्टर। और अगर आपने उसको फैलाया नहीं है तो मतलब आपने उसका सरफेस एरिया रखा है कम। तो सरफेस एरिया कम रखने से क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। एक और बहुत ही कॉमन डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं।
चाय के लिए हम यूज़ करते हैं कप, और अगर आप देखें कप का ऊपर वाला पार्ट तो इसका सरफेस एरिया होता है काफ़ी स्मॉल। जी हाँ, लेकिन अगर जल्दी हो और चाय पीनी भी बहुत ज़रूरी हो तो चाय को ठंडा करने के लिए एक बहुत ही देसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वो ये है कि चाय को सॉसर में डाल दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब आप देख सकते हैं कि सॉसर साइज़ में तो चाहे छोटी हो, सॉसर डीप चाहे नहीं है, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इट इज़ वाइडर एज कंपेयर्ड टू द कप। वाइडर होने की वजह से जब चाय आप सॉसर में डालेंगे तो लिक्विड और हीट उनके पास ज़्यादा एरिया है ठंडा होने के लिए, यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो सॉसर में क्विकली होगा, जिससे चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसके अलावा सरफेस एरिया की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स तो ढूंढ ही लेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। अब ये तो हमने बता दिया कि हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर होगा लो तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा स्लो। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी इंक्रीज करेगी, और जब मॉलिक्यूल्स दे विल मूव फास्टर, दे हैव मोर एनर्जी, तो वो ओवरकम करेंगे अपनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ओवरकम होती हैं तो उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाएगा रैपिड, यानी कि तेज। सो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से ही मॉलिक्यूल्स को ये हौसला मिलेगा कि उन्हें ओवरकम करनी है उनके दरमियान की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और फिर वो मूव करते करते आएंगे सरफेस पे और सरफेस से निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर देन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। यानी कि आप दो कंटेनर लें, एक में आप रखें ठंडा पानी और एक में आप रखें गर्म पानी, तो जो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा वो गर्म पानी होगा, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर हाई था, और टेम्परेचर हाई होने से क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अबव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो ओवरकम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, एंड दे आर गोइंग टू मेक देयर वे थ्रू द सरफेस, एंड फ्रॉम द सरफेस दे आर गोइंग टू टर्न इनटू वेपर्स। सो ये तो बात हुई इस एग्जाम्पल की कि आखिर गर्म पानी और ठंडा पानी कैसे शो कर सकता है कि टेम्परेचर कैन अफेक्ट इवेपोरेशन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की, विच इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही वो फोर्सेस हैं जो कि होल्ड करती हैं मॉलिक्यूल्स को एक सब्सटेंस के अंदर। वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को भी होल्ड कर सकती हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को भी होल्ड कर सकती हैं, और ये फोर्सेस समटाइम्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और समटाइम्स बहुत वीक होती हैं। अगर बात करें पोलर कंपाउंड्स की, तो पोलर कंपाउंड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं स्ट्रांग, क्योंकि उनके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन से होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप, और उससे जो फोर्सेस होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं स्ट्रांग। बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि बनती है जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ, तो उससे उनके दरमियान दो ऑपोजिट पोल्स डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और जब वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं तो उससे डेवलप होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसे ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए मतलब आपको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए,
मतलब कि वहाँ इवेपोरेशन का प्रोसेस हो सकता है स्लो। सो वी कैन से दैट इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, सो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स विल फेस डिफिकल्टी इन इवेपोरेशन, यानी कि उन्हें इवेपोरेट करने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन एल्कोहल एंड देयरफॉर एल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन कंबाइन है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर वाटर बनाते हैं तो वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है कुछ इस तरह से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि है स्ट्रॉन्ग। इसके मुकाबले में अगर आप बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, विच इज ह्यूमिडिटी। हो सकता है ह्यूमिडिटी की डिटेल आपको आपकी बुक से ना मिले, लेकिन ह्यूमिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। द टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि आपकी एयर के अंदर कितनी अमाउंट है वाटर वेपर्स की, वो बताएगी उसकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम एज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही मेजर करते हैं और इसकी वैल्यू आती है कुछ परसेंटेजेस में। 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इसका मतलब है कि एयर में वाटर वेपर्स उतने ज़्यादा हैं। सो व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, मतलब ह्यूमिडिटी कम है। सो द एयर सीम्स टू बी ड्राई, हवा होगी खुश्क। जाहिर है वाटर वेपर्स नहीं हैं तो वो मॉइस्ट फीलिंग नहीं आएगी एयर से, सो एयर वुड बी सीम ड्राई। और हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में ह्यूमिडिटी है लो। सो व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, द एयर सीम्स टू बी डैम्प एंड ह्यूमिडिटी इज हाई, यानी कि हवा में होगी नमी। डैम्प का मतलब होता है नमी, और ह्यूमिडिटी कहेंगे कि हम ज़्यादा है। अब आखिर ये इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करेगी ये भी देख लेते हैं। इफ़ द ह्यूमिडिटी इज लो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है हाई, यानी कि हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन का है इनवर्स रिलेशन। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, और अगर ह्यूमिडिटी का लेवल कम होगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। अब अगर हम ये देखें कि ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन क्यों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, सो हवा में वाटर वेपर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि जो वाटर आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एस्केप करने के लिए उतनी शायद जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद हैं। इसका लिंक वेपर प्रेशर से भी है, जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, विच इज़ स्पीड ऑफ विंड। ये लास्ट फैक्टर है जो हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। स्पीड ऑफ विंड भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, और मिसाल इसकी मैं रिपीट करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक विंडी डे हो जिसमें हवा चल रही हो और कपड़े सुखाने के लिए आपने कहीं बाहर फैलाए हों तो क्या होगा, दे आर गोइंग टू गेट ड्राई फास्टर, वो जल्दी सूख जाएंगे। सो व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीजेस, पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर दे मूव अलोंग विद द विंड। जैसे जैसे हवा चलेगी, हवा के साथ साथ सरफेस पे से पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे, और होगा क्या कि अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कम हो जाएगी। अगर एक जगह हवा चल रही है तो इसका मतलब जितने वाटर वेपर्स उस जगह मौजूद हैं, हवा उन्हें कैरी करके आगे ले जाएगी, यानी कि वहाँ पे वाटर वेपर्स कम हो जाएंगे। वाटर वेपर्स कम होने का मतलब ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। सो जब वाटर वेपर्स उस जगह कम हैं तो उसे फिल इन करने के लिए सरफेस से कुछ और मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। सो इससे क्या होगा, there will be increase in the rate of evaporation. So this means an increase in the speed of the wind
इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड अफेक्ट तो करती है, विंड से इवेपोरेशन फास्ट तो होगी, लेकिन अगर विंड की स्पीड फास्ट होगी तो उससे इवेपोरेशन और भी फास्ट होगी। सो विंडी डे में आपके कपड़े जल्दी ड्राई होते हैं। आप इसे एग्जाम्पल फॉर्म में भी लिख सकते हैं यूजिंग दीज वर्ड्स। वेट क्लोथ्स ड्राई इजीली एंड क्विकली ऑन अ विंडी डे ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द हाई स्पीड ऑफ विंड। और होगा क्या, विंड से water vapors, they are going to move along the wind and the new vapors will be formed from the surface of that particular liquid. अगर आपको factors affecting the rate of evaporation as a long question आता है, so you first need to define the term evaporation. फिर आप उसकी 1-2 points information के भी mention कर सकते हैं, like this is a surface phenomena, this is endothermic reaction and like this. और उसके बाद you will enlist all the factors. There are 3 factors written in your book, but you can list these 5 factors. और उसके बाद आप individually heading देंगे हर factor की. You have to tell कि उसका relation क्या है with evaporation, whether it is going to increase evaporation or decrease evaporation. और फिर आप उसे explain करेंगे. And after explanation आपको एक छोटी सी heading देनी है example की. और make sure कि आप हर factor के साथ एक example लाजमी मेंशन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हो सकता है कि कोई फैक्टर आपको फॉर 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो उसका आंसर भी आपको इसी लेक्चर से मिल जाएगा और उसके साथ भी एग्जाम्पल देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट की है हमारी एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो कि थी इवेपोरेशन, और हमने डिस्कस किए उसके फैक्टर्स इन डिटेल और साथ ही साथ ये भी समझा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन फैक्टर्स को किस तरह से लिखना है और उन फैक्टर्स की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। हमने 2 एडिशनल फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं विच आर नॉट गिवन इन योर बुक बट दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे कुड बी यूज्ड इन योर फ्यूचर, जो कि थे ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ हमने देखा विंड या फिर स्पीड ऑफ विंड को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की कुछ मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब सारा पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।